हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत में बिंदुसार के विषय में बात करेंगे। हमने इसके पिछले वीडियो में और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बात किया था। दोस्तों, ये हमारी एशियंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट दोस्तों बिंदुसार के विषय में पढ़ने वाले हैं। और इसके पिछले वीडियो में हमने मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में पढ़ा था। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें से अगर बात करें मौर्य वंश के शासकों की कि आखिर मौर्य वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं, तो इसमें जो प्रथम शासक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे शासक थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक। और दोस्तों, जो अशोक के बाद आते हैं कुणाल, और यहाँ पर कुणाल के बाद आते हैं दशरथ, संप्रीति, सालिशक और सद्धनुष और बृहद्रथ। तो टोटल 8-10 जो शासक होते हैं वो मौर्य वंश में आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर केवल कंप्लीट 3 शासकों के विषय में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महान शासक हैं। उसमें से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो इसके बारे में हम पूरी कंप्लीट मौर्य वंश में पढ़ेंगे। अगर हम दोस्तों बात करें, आपको हम एक कन्फ्यूजन से बाहर निकालना चाहते हैं। एक था दोस्तों बिंबिसार और एक है बिंदुसार। ये जो दोस्तों बिंबिसार है, तो ये बिंबिसार आपको हर्यक वंश में पढ़ना है। जब हम दोस्तों इसके पहले हर्यक वंश पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बिंबिसार पढ़ना है। तो यहाँ पर दोनों नाम अगर देखा जाए तो दोनों नामों में होता है उत्पन्न कन्फ्यूजन, एक बिंबिसार और बिंदुसार। बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक था और आज हम यहाँ पर बिंदुसार के विषय में पढ़ने की। तो जो बिंदुसार है इसका संबंध मौर्य वंश से है, और जो बिंबिसार था उसका संबंध हर्यक वंश से था। तो आइए दोस्तों, आज हम बिंदुसार के विषय में पढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों बिंदुसार की, तो बिंदुसार के जो पिता थे ना, बिंदुसार के जो पिता थे तो उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और जो बिंदुसार की माता थी उनका नाम था दुर्धरा। तो बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे और बिंदुसार की जो माता थी उनका नाम दुर्धरा था। और यह जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में इनकी माता का नाम बताया गया है। और जो भी जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन है इसको हेमचंद्र ने लिखा। किसने लिखा है? तो इसको हेमचंद्र ने लिखा है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, तो इसके बाद बात करते हैं इनके उपनाम की, कि आखिर जो बिंदुसार थे तो बिंदुसार को कौन कौन से नामों से जाना जाता है, इसके विषय में हम बात करते हैं कि आखिर जो बिंदुसार थे तो बिंदुसार को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, इसके विषय में हम बात करते हैं। मतलब इनका पहला नाम है अमित्रघात और अमित्रकेटे और अमित्रोसेट्स, अमित्रचेट्स और सिंहसेन। तो यहाँ पर ये जो उपनाम दिए गए हैं ये सारे उपनाम बिंदुसार के। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है और अमित्रकेटे कहा जाता है, अमित्रोसेट्स कहा जाता है, अमित्रचेट्स कहा जाता है और सिंहसेन कहा जाता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें अमित्रघात की, तो अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का संहारक। तो आखिर बिंदुसार को शत्रुओं का संहारक कहा जाता है। ऐसा जो कहा जाता है वो जो भी बौद्ध ग्रंथ हैं, तो जो भी बौद्ध ग्रंथ हैं, तो बौद्ध ग्रंथों में बिंदुसार को यहाँ पर अमित्रघात, अमित्रकेटे और सिंहसेन बताया गया है। यहाँ पर अमित्रघात का मतलब शत्रुओं का संहारक होता है। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 24 वर्षों तक शासन किया था। और बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों महावंश। तो बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंदुसार ने जो 27 वर्षों तक शासन किया था। इसकी अगर मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु दोस्तों कहीं पर 272 ईसा पूर्व है और कहीं कहीं पर 270 ईसा पूर्व है। तो यहाँ पर अगर बिंदुसार की मृत्यु की बात करें तो दोस्तों बिंदुसार की जो मृत्यु मानी जाती है वो 272 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि इनके जो पुत्र थे ना, बिंदुसार के जो पुत्र थे, एक का नाम सुसीम था, और जो सुसीम था ये सबसे बड़ा पुत्र था। कि कौन था? तो बिंदुसार का ये सबसे बड़ा पुत्र था। इसके बाद इसका जो छोटा पुत्र था उसका नाम था अशोक। और अगर हम बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार अजीबक संप्रदाय का
और संरक्षक था। तो बिंदुसार ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो वो दोस्तों अजीबक संप्रदाय था। तो अजीबक संप्रदाय के जो संपादक थे उनका नाम था मक्खीलाल गोसाल। तो वहाँ पर दोस्तों हमने चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बात किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। लास्ट अपने अंतिम जीवन में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था और दोस्तों जैन धर्म की संलेखना विधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग किया था। लेकिन अगर हम दोस्तों बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार ने जो है अजीबक संप्रदाय को अपनाया था। और जो अजीबक संप्रदाय होता है ये लोग दोस्तों बहुत ही धर्म सहिष्णु होते हैं। इनकी और अनेक धर्मों के प्रति उदारता होती है। और अगर हम अजीबक संप्रदाय की बात करें तो इसके जो संपादक थे उनका नाम था मक्खीलाल गोसाल। ऐसा कहाँ बताया गया है? तो ऐसा दोस्तों बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्यावदान। तो दिव्यावदान में इस प्रकार की बातों को इस प्रकार के धर्म को बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था चाणक्य और बाद में और खल्लाटक और राधागुप्त भी इनके मंत्री बनाए गए थे। तो जब हम दोस्तों बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य को ऊपर तक पहुंचाने में उसको एक राजा और कुशल राजा बनाने में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। तो चाणक्य वहाँ से चले आ रहे हैं और जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार राजगद्दी पर बैठते हैं तो उस समय भी चाणक्य जो है उनके प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसे ही चाणक्य बिंदुसार के प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री बनते ही चाणक्य ने बिंदुसार के जो भी उसका राज था तो राज का भली भांति संयोगी प्रकार से एक रूपता देखने को मिलती है। और वहीं पर दोस्तों जब चाणक्य की भी मृत्यु हो जाती है तो बाद में खल्लाटक गुप्त थे तो इन दोनों को मंत्री बनाया जाता है। किसको? तो जो खल्लाटक थे और राधागुप्त थे तो इन दोनों को मंत्री बनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बिंदुसार की उपलब्धियों के बारे में कि आखिर दोस्तों बिंदुसार की कौन-कौन सी उपलब्धियाँ थी इसके विषय में बात करते हैं। तो हम दोस्तों बात करते हैं बिंदुसार की उपलब्धियाँ कि आखिर बिंदुसार की कौन-कौन सी उपलब्धियाँ थी। तो अगर हम बिंदुसार की उपलब्धियों के विषय में बात करें, है ना, बिंदुसार को साम्राज्य विरासत में मिला था। यह उसके पिता की मेहनत का परिणाम था और अतः बिंदुसार ने पिता द्वारा दिए गए साम्राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया और अपने साम्राज्य विस्तार को कम नहीं होने दिया। तो दोस्तों बिंदुसार के विषय में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि बिंदुसार ने अपने जीवन काल में या अपने शासन काल में उसने एक भी युद्ध को नहीं लड़ा था और ना ही उसने एक भी युद्ध को जीता था, है ना। जब उसके शासन काल में एक भी युद्ध ही नहीं हुए तो जीतेगा कैसे? लेकिन बिंदुसार के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि जो साम्राज्य उसके पिता ने उसको सौंपा था तो बिंदुसार ने उस साम्राज्य को खोने नहीं दिया और बिंदुसार ने उस साम्राज्य को कम भी नहीं होने दिया। तो बिंदुसार ने दोस्तों अपने साम्राज्य को कभी कम नहीं होने दिया। मतलब जो साम्राज्य और उसको उसके पिता के द्वारा विरासत में मिला था तो दोस्तों उस साम्राज्य को बिंदुसार ने सहेजे रखा और उस साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। तो यहीं पर दोस्तों बिंदुसार एक महानतम राजा की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। आखिर उन्होंने साम्राज्य विस्तार नहीं किया लेकिन जो साम्राज्य उनके पिता द्वारा उनको सौंपा गया था तो उस साम्राज्य को बिंदुसार ने कम होने भी नहीं दिया। इसीलिए बिंदुसार को बोला जाता है कि उनका जो शासन था वह एक महानतम शासन था क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से अपने साम्राज्य को कम नहीं होने दिया। मतलब कि जो साम्राज्य उनके पिता ने उनको सौंपा था वो साम्राज्य भली भांति बनाए रखा और उस साम्राज्य को उन्होंने अशोक के लिए छोड़ दिया। जब इनके पुत्र अशोक आते हैं तो फिर वो और अनेक लड़ाइयों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि बिंदुसार ने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं लड़ा था। इनके काल में केवल छोटे-मोटे दोस्तों कहा जाए तो विद्रोह पर हुए थे। उनमें से एक फेमस विद्रोह है, उसका नाम है दोस्तों तक्षशिला का विद्रोह। तो बिंदुसार के जीवन काल में तक्षशिला का विद्रोह होता है और यहाँ पर दोस्तों जब यहाँ पर तक्षशिला का विद्रोह होता है तो यहाँ पर जो सुसीम थे, है ना, ये बिंदुसार के बड़े बेटे थे, ये यहाँ पर राज कर रहे थे। इन्हीं के टाइम पर यह विद्रोह होता है। हाँ, तो दोस्तों जब यह विद्रोह होता है तो बिंदुसार इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने छोटे बेटे अशोक को यहाँ पर भेजते हैं, है ना। बिंदुसार किसको भेजते हैं? अशोक को भेजते हैं। तो हालांकि ये जो विद्रोह हुआ था वो इनके बड़े बेटे सुसीम के शासनकाल में हुआ था लेकिन इसको दबाने के लिए
बिंदुसार अशोक को भेजते हैं। तो दोस्तों यहीं से और यह दोस्तों बात मानी जा सकती है कि अशोक बहुत ही शक्तिशाली थे। हालाँकि बिंदुसार भी उस विद्रोह को दबा सकते थे, लेकिन वो अशोक की योग्यता को देखते हुए उन्होंने इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं ना जाकर के अशोक को भेजा था। और इसका वर्णन दोस्तों दिव्यावदान में दिया गया है। और दिव्यावदान क्या है? तो दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है। और उस समय जो अशोक थे वो उज्जैन और मालवा के प्रांतपति भी थे। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं कि अशोक जो थे वो उज्जैन और मालवा के प्रांतपति थे, मतलब कि राज्यपाल थे। इसके बाद दोस्तों बात करें कि जो बिंदुसार थे, तो बिंदुसार ने उदार धार्मिक नीति को अपनाया था। और बिंदुसार की उदार धार्मिक नीति के तहत 60,000 ब्राह्मणों को सम्मानित किया गया था। और इसका वर्णन आपको महावंश में मिलेगा। और महावंश एक क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि विदेशी राज्यों से संबंध। अब हम इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के विदेशी राज्यों के साथ कैसे संबंध थे, है ना? तो अब हम इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि बिंदुसार के विदेशी राज्यों के साथ किस प्रकार के संबंध थे। तो अब हम बिंदुसार और विदेशी राज्यों के मध्य संबंधों की बात करेंगे कि आखिर जो उस समय के राजा थे, जो भी उस समय के विदेशी राजा थे, और जब यहाँ पर भारत में मौर्यों का शासन चल रहा था, तो मौर्य राजा बिंदुसार और उन विदेशी राज्यों के मध्य किस प्रकार के संबंध थे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें, बिंदुसार ने अपने पिता के समय चले आ रहे और यूनानी मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखा। तो जब उसके पिता बिंदुसार के पिता जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, तो यूनानियों और चंद्रगुप्त मौर्य में हालांकि युद्ध तो बहुत हुए थे, लेकिन इनमें मित्रता भी हो गई थी। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानियों के मध्य मित्रता हो जाती है, तो जब यहाँ पर बिंदुसार बनते हैं राजा, तो बिंदुसार उस मित्रता को कायम करते हैं। और इसका दोस्तों वर्णन कैसे मिलता है कि जो भी दोस्तों राजा थे, है ना, जो भी विदेशी राजा थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के समकालीन थे, है ना। ये किसके किसके समकालीन थे? तो दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के और अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के समकालीन थे। और समकालीन होने के साथ साथ इसका वर्णन कैसे मिलता है कि एक यूनानी राजा थे, है ना दोस्तों, एक एक यूनानी लेखक थे, उनका नाम है स्ट्रैबो। तो स्ट्रैबो के अनुसार एक यहाँ पर जो भी यहाँ पर दोस्तों यूनानी लेखक थे, तो उनका नाम था स्ट्रैबो। तो स्ट्रैबो के अनुसार क्या होता है कि सीरिया के नरेश थे, और उनका नाम था एंटियोकस प्रथम। क्या नाम था? तो सीरिया के नरेश एंटियोकस प्रथम से भारतीय शासक बिंदुसार, मतलब कि ये सीरिया के जो नरेश थे और जो भारतीय शासक थे एंटियोकस प्रथम और बिंदुसार के बीच में एक पत्र व्यवहार होता है, क्योंकि ये दोनों जो थे एक दूसरे के समकालीन थे। तो इनके बीच में आपस में पत्र व्यवहार का मतलब ये दोस्तों ये होता है कि ये राजा जो बिंदुसार थे वो एंटियोकस प्रथम को एक खत लिखते हैं। अब वो खत जब लिखते हैं, तो वो खत किस बात को लिखते हैं? तो इसमें बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिकी की मांग किया था। तो जब ये बिंदुसार के मतलब एंटियोकस प्रथम कौन थे? तो दोस्तों एंटियोकस प्रथम सीरिया के एक राजा थे, और यहाँ जो बिंदुसार थे वो भारतीय राजा थे। तो इन दोनों में जो आपसी संबंध देखने को मिलता है, वो आपसी संबंध इस प्रकार से देखने को मिलता है कि वो दोनों आपस में पत्र लिखते हैं, और बिंदुसार एंटियोकस प्रथम को पत्र लिखते हैं, और इसमें वो मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक को भेजने की बात करते हैं। तो हालांकि मतलब एंटियोकस जो प्रथम थे, तो एंटियोकस प्रथम ने मीठी मदिरा को भेज दिया था, सूखी अंजीर भी भेज दिया था, लेकिन वो दार्शनिकों को भेजने से मना कर देते हैं। और अब वो उस समय दार्शनिकों को भेजने से मना क्यों कर देते हैं? क्योंकि दोस्तों राजनीतिक कारणों से दार्शनिक नहीं भेजे जाते हैं। तो एंटियोकस प्रथम बिंदुसार से बोल देते हैं कि मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो हम भेज देंगे, लेकिन और अगर आपकी मांग एक दार्शनिक की है, तो दार्शनिक को भेजने के लिए हमारे यहाँ पर राजनीतिक कारणों से उचित नहीं समझा जाता है। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं, है ना। तो दोस्तों बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि उनके पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी एक महान थे, और उनके पुत्र बाद में होते हैं अशोक। अशोक दोस्तों भी महान थे। तो इनको कहा जाता है कि महान पुत्र के महान बेटे थे, और महान बेटे के महान पिता थे। तो ऐसा बिंदुसार के बारे में कहा जाता है। अगर हम दोस्तों बिंदुसार की बात करें, तो बिंदुसार ने अपने जीवन काल में तो युद्ध नहीं किए हैं, लेकिन इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार को खोया भी नहीं है। जो जो विरासत इनके पिता ने इनको सौंपी
सौंपी थी, तो वो विरासत ये एक प्रकार से अपने पास बनाकर रखते हैं। तो ऐसा बिंदुसार के बारे में बोला जाता है। दोस्तों आज हमने कंप्लीट बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया है। वीडियो में हमने देखा है कि किस प्रकार से बिंदुसार ने अपने साम्राज्य को स्थापित किया और अपने साम्राज्य को मतलब एक प्रकार से सुरक्षित रखा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में महान सम्राट अशोक के विषय में बात करेंगे और अशोक के सैनिक अभियानों को देखेंगे। तो दोस्तों जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।